नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.9% कर दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। भारत और वियतनाम ने पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनसीपीसीआर ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास सहायता के लिए ऐप का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कक्षा में मौजूद 10 संचार उपग्रहों को सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। और विद्युत मंत्रालय ने विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियमावली 2022 को अधिसूचित कर दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.9% कर दिया है। बढ़ती मुद्रास्फीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में आरबीआई ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर में वृद्धि की है और इस तरह केंद्रीय बैंक ने अपनी अकोमोडेटिव नीति यानी कि उदार नीति को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की है। रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। उच्च मुद्रास्फीति की वजह से आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का समर्थन करने के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उदार मौद्रिक नीति अपनाई थी। और इसके अलावा उच्च मुद्रास्फीति इसलिए भी आई है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध की वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि के प्रभावों की बात करें तो ये जमाकर्ताओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी। इससे बचत उत्पादों पर रिटर्न में वृद्धि होगी, जैसे कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने पर अब ज्यादा ब्याज दर मिलेगी। कर्जदारों पर प्रभाव पड़ेगा। ऋण दरों में वृद्धि की वजह से ऋण लेना महंगा हो जाएगा। बॉन्ड धारकों की बात करें तो सोवेरन और कॉर्पोरेट बॉन्ड धारकों को रिटर्न बढ़ने के कारण मूल्य में गिरावट देखने को मिलेगी। मौद्रिक नीति समिति के अन्य फैसलों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण की ऊपरी सीमा में वृद्धि की गई है। साथ ही घर घर बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की अनुमति भी दी गई है। ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्तियों का भी वित्त पोषण कर सकते हैं। रुपे कार्ड से शुरुआत करते हुए क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है। ई मैंडेट लेन देन पर सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। आरबीआई के नीतिगत रुख के प्रकारों की बात करें तो इसमें एकोमोडेटिव स्टॉन्स यानी कि उदार स्टॉन्स में जब केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार होता है तो इसके तहत नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का रुख अपनाया जाता है। दूसरा नीतिगत रुख है न्यूट्रल स्टॉन्स यानी तटस्थ रहना। जब केंद्रीय बैंक या तो ब्याज दर में कटौती कर सकता है या फिर नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसे आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब नीतिगत प्राथमिकता मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास दोनों समान रूप से होती है। इसके अलावा तीसरा रुख है हॉकिश स्टांस यानी उग्र नीति। जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए तैयार होता है तो इस स्थिति में केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है। और चौथा स्टांस है कैलिब्रेटेड स्टांस। ये अंश शोधित तरीके से ब्याज दर वृद्धि को दर्शाने के लिए एक अन्य शब्दावली है। इसमें आरबीआई का रुख ब्याज दर वृद्धि की ओर झुका होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक नीतिगत बैठक में ब्याज दर में वृद्धि हो। अगली खबर वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर की कम मात्रा वाले कोयले के उपयोग को प्रतिबंध से छूट दी गई है। कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस अवसंरचना और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में लागू होगा। जहां पीएनजी की आपूर्ति अभी उपलब्ध नहीं है, वहां ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। प्रतिबंध का महत्व ये होगा कि इससे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड सहित अन्य प्रदूषकों में कमी आएगी। सालाना 17 लाख टन कोयले की बचत होगी। इसका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग में किया जाता है। CAQM ये एक वैधानिक निकाय है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। इसे पहली बार वर्ष 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष के कार्य अनुभव
या 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके खिलाफ अपील वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों, निर्देशों आदि को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। CAQM के कार्यों की बात करें तो ये वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्रवाई का समन्वय करता है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित करता है। तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करता है। भारत और वियतनाम ने पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत और विभिन्न मदों की दोबारा आपूर्ति करने के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगी। पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहायता पर समझौता ज्ञापन वियतनाम द्वारा किसी देश के साथ किया गया पहला ऐसा बड़ा समझौता है। अन्य प्रमुख समझौतों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 के लिए संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वियतनाम को दी गई $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने बौद्ध मंदिर ट्रोन क्वॉक पैगोडा का दौरा किया। ये श्रद्धेय मंदिर सदियों पुरानी सभ्यता और लोगों के आपसी संबंधों की पुष्टि करता है। वियतनाम के साथ रक्षा और लॉजिस्टिक्स समझौते का काफी महत्व है। ये समझौता चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़े नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य करने की साझा इच्छा को इंगित करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत और अमेरिका दोनों के लिए वियतनाम विशेष महत्व रखता है। इस क्षेत्र में ये वियतनाम के साथ भारत का नवीनतम समझौता है। ये समुद्री सुरक्षा के मामले में भारत के बढ़ते ध्यान के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करेगा क्योंकि वियतनाम भारत के इंडो पैसिफिक विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। लॉजिस्टिक्स समझौते प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ये ईंधन के आदान प्रदान के लिए सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं। साथ ही ये लॉजिस्टिक्स सहायता को सरल बनाने के लिए आपसी सहमति का भी प्रावधान करती हैं। भारत ने क्वाड के सभी देशों के अलावा फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ भी कई लॉजिस्टिक्स समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। NCPCR ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में सहायता के लिए ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिस की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद के लिए सिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे बाल स्वराज पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया है। बाल स्वराज NCPCR द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। ये देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल तंत्र के माध्यम से उनकी रियल टाइम निगरानी के लिए शुरू किया गया है। एक तो कोविड देखभाल और दूसरा है सिस यानी चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। ये पहल उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद शुरू की गई है। सिस एप्लीकेशन का उपयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इसके तहत उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर भी नजर रखी जाएगी। सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 2.0 में ऐसे बच्चों को परिभाषित किया गया है। ये ऐसे बच्चों को सड़क पर रहने वाले बच्चों के रूप में वर्गीकृत करती है। जैसे यदि कोई बच्चा सड़कों पर अकेले रह रहा हो, वो दिन की अवधि में सड़कों पर रह रहा हो या फिर वो परिवार के साथ सड़कों पर रह रहा हो। ये कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 51A के संगत है। ये नागरिकों को सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे की रिपोर्ट करने और जरूरतमंद बच्चों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है। वहीं बाल स्वराज पोर्टल बच्चों के पुनर्वास के लिए 6 चरणों की रूपरेखा का पालन करता है। पहले चरण के तहत पोर्टल के माध्यम से बच्चे के विवरण का संग्रह करता है। इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई की देखरेख में बच्चे की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है। सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर बाल कल्याण समिति का आदेश जारी किया जाता है। उन योजनाओं और लाभों का आवंटन करना होता है जिनका लाभार्थी लाभ उठा सकता है और इसके बाद इन सभी उपायों की प्रगति यानी फॉलो अप के मूल्यांकन के लिए एक निगरानी सूची बनाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कक्षा में मौजूद 10 संचार उपग्रहों को सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NSIL की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। इस कदम से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और प्रौद्योगिकी का प्रसार भी होगा। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
आपको बता दें कि NSIL की स्थापना वर्ष 2019 में अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। इसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम के रूप में की गई है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसे शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियां संपन्न करने का कार्य सौंपा गया है। ये पूरी तरह से उपग्रह ऑपरेटर के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण आधार को विकसित करने में सक्षम बनाना है। साथ ही ये उभरते वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवा बाजार की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसके व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है उद्योग की सहायता से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का निर्माण करना, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का उत्पादन और विपणन करना, उपग्रहों का निर्माण करना और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियमावली 2022 को अधिसूचित कर दिया है। इस नियमावली के मुख्य प्रावधानों में हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। इसका उद्देश्य छोटे उपभोक्ताओं को भी खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीदने में सक्षम बनाना है। खुली पहुंच की अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई है। अनुमोदन 15 दिनों में प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर इसे तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित माना जाएगा। ये राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से होगा। वितरण लाइसेंस धारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व होगा। यदि उपभोक्ता हरित ऊर्जा का उपभोग करते हैं तो उन्हें हरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि हरित ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा। इस कदम का महत्व ये होगा कि इससे सभी की वहनीय, विश्वसनीय, सतत और हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा मिलेगा। इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से प्राप्त ऊर्जा भी शामिल है। खुली पहुंच प्रदान करने के लिए अनुमोदन की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इसमें समय पर अनुमोदन आदि भी शामिल हैं। हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच के लिए आसान प्रक्रिया को संभव बनाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। गृह मंत्रालय ने मल्टी एजेंसी सेंटर को अपग्रेड करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को 138.48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत देश का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट साझा करने वाला प्लेटफॉर्म है। MSC को कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 28 एजेंसियों जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, राज्य पुलिस, वित्तीय खुफिया निकाय और मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करती है। राज्य स्तरीय MSC नोडल अधिकारियों के माध्यम से केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करती है। वर्तमान में इसे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जोड़ने की योजना है। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज 5.0। वित्त मंत्रालय ने राज्य संचालित ऋणदाताओं के लिए ईज या ईज नेक्स्ट सुधारों की शुरुआत की है। ईज नेक्स्ट में 2 प्रमुख पहलें शामिल होंगी। ईज 5.0 जो कि सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा है और बैंक विशिष्ट 3 वर्षीय रणनीतिक रोड मैप। अब ईज 5.0 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नए युग की क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेंगे। साथ ही वे ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं, बदलती प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी तंत्र के प्रति अनुक्रिया में जारी सुधारों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे। ईज 5.0 डिजिटल ग्राहक अनुभव और एकीकृत तथा समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके तहत छोटे व्यवसायों और कृषि का समर्थन करने पर बल दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईज का पहला संस्करण वित्तीय वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। अगली खबर है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना। रक्षा मंत्रालय ने TDF यानी प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत निधि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए प्रति परियोजना करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसका निष्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO करता है। DRDO ने योजना के क्रियान्वयन में मदद के लिए सहायक एजेंसी के रूप में इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी की है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का उद्देश्य है रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स द्वारा घटकों, उत्पादों, प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास का समर्थन करती है। इस समर्थन का उद्देश्य भारतीय रक्षा बलों के लिए प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करना है। क्वाकवे रेली साइमंड्स वर्ल्ड यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इस रैंकिंग के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 155वां स्थान प्रदान किया गया है और इस तरह से ये एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान के रूप में उभरा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे को 172वां और आईआईटी दिल्ली को 174वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी दिल्ली ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन वार्षिक रूप से होता है। इसमें वैश्विक रूप से समग्र और विषयगत रैंकिंग शामिल है। इसका मापन अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शिक्षक या छात्र अनुपात, प्रति शिक्षक साइटेशन और अंतर्राष्ट्रीय छात्र या शिक्षक अनुपात के आधार पर किया जाता है। दिबांग घाटी। पर्यावरणविदों ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना पर चिंता प्रकट की है। एटालिन जल विद्युत परियोजना टेंगोन और द्री नदियों पर प्रस्तावित है। टेंगोन नदी पर अनून पानी लघु जल विद्युत परियोजना और अथुनली जल विद्युत परियोजना अन्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं। दिबांग घाटी पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवस्थित है। ये वनस्पतियों और जीवों की विशेष एवं स्थानिक प्रजातियों जैसे कि बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियाई गोल्डन कैट, रेड पांडा आदि का अधिवास स्थल है। दिबांग घाटी में इदू मिश्मी समुदाय निवास करता है। ये मिश्मी समूह की एक प्रमुख उपजनजाति है। और अगली खबर भी जैव विविधता से संबंधित है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राजकीय तितली। ब्लू ड्यूक सिक्किम और पूर्वी हिमालय की एक स्थानिक तितली प्रजाति है। इसने सिक्किम की राजकीय तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक अन्य प्रतियोगी कृष्णा पीकॉक को पीछे छोड़ दिया है। ये 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाई जाती है। इसे वर्ष 1858 में राज्य में खोजा गया था। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है और हिमालयी क्षेत्र में संरक्षित प्रजाति के रूप में दर्ज है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ईपीआई के निष्कर्षों का खंडन किया है। मंत्रालय ने ये दावा किया है कि ये निराधार धारणाओं पर आधारित हैं। इसे विश्व आर्थिक मंच ने येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें 40 विभिन्न संकेतकों पर 180 देशों के आकलन को शामिल किया गया है। भारत 18.9 के स्कोर के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार से भी पीछे है। इस सूचकांक में डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 1 अप्रैल 2021 से जारी कर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को वैध ठहराया गया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए 31 मार्च 2021 के बाद आयकर विभाग द्वारा जारी सभी पुनर्मूल्यांकन नोटिस को वैध ठहराया है। ये नोटिस आयकर अधिनियम की असंशोधित धारा 148 के तहत जारी किए गए थे। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए बजट 2022 में 1 अप्रैल 2021 से रीओपनिंग अवधि को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधों का हवाला देते हुए पुराने अधिदेश को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया था और साथ ही पिछले पुनर्मूल्यांकन की फिर से गणना के लिए कई नोटिस जारी किए थे। 31 मार्च 2021 की समय सीमा के उल्लंघन की वजह से इस निर्णय को चुनौती दी गई है। अगली पीढ़ी के जंगी जहाज। भारतीय नौसेना 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगली पीढ़ी के जंगी जहाज खरीदेगी। एक जंगी जहाज नौसैनिक पोतों की सबसे छोटी श्रेणी होती है। ये युद्धपोत से नीचे की श्रेणी का पोत है। ये अत्यधिक सक्रिय जहाज है। इन्हें मुख्य रूप से विशेष उद्देश्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे कि मिसाइल नौकाओं, पनडुब्बी रोधी पोतों, तटीय गश्ती पोतों और तीव्र गति से हमला करने में सक्षम नौसैनिक पोतों के लिए बनाया गया है। अगली पीढ़ी के जंगी जहाजों का निर्माण भारत की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर पहल को आगे बढ़ाने के लिए कई भूमिकाओं जैसे कि निगरानी मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन और प्रतिरोध आदि के लिए किया जाएगा। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। चीन थाईलैंड की खाड़ी पर कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी दूसरी विदेशी चौकी स्थापित करेगा। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ये थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से घिरा हुआ है। थाईलैंड की खाड़ी इसे समुद्री पहुंच प्रदान करती है।
प्राचीन अंकोर वाट मंदिर उत्तरी कंबोडिया में स्थित है। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कंबोडिया की सबसे बड़ी झील है टोनले सैप झील। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। ये मेकोंग नदी प्रणाली से संबंधित है और कंबोडिया की सबसे ऊंची चोटी है कार्डेमम पर्वत में नोम औरल। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।